ओके निखिल, 18 घंटे पढ़ो आजकल, 18 घंटे पढ़ो, तब होगा कुछ भी हो सकता है। 18 घंटे ये पढ़ लोगे ना, 10-20 दिन बचे हैं ना, अभी 15 दिन, बहुत स्कोर इंप्रूव हो जाएंगे। जिसका 150 आ रहा है उसका 200 आ जाएगा, जिसका 100 आ रहा है उसका 150 आ सकता है इस 15-20 दिन, 18 घंटे रोज पढ़ने से। सारा जो कॉन्फिडेंस है ना पढ़ने में, आपके अंदर से आवाज आने लग जाएगी कि मैं फोड़ दूंगा, मुझे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर अंदर से मोटिवेशन आएगा, सेल्फ मोटिवेशन, है ना। तो 18 घंटे पढ़ो, कुछ मत खाओ, पढ़ो, बस हो गया, तो सो, है ना, और कुछ नहीं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आज एक ही क्लास में उड़ा देंगे इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ टॉपिक थोड़े ना कुछ होता है यार। एक बार आपने ठान लिया ना, अगर आपने, तो 1 महीने में बहुत टाइम होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर और नंबर of the form x plus iy is called complex number. Where x comma y जो है रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। रख दीजिए, हाँ कर लीजिए। A number of the form x plus iy is called complex number. Where x comma y जो है, यहाँ पे एक्स वाई रियल नंबर ही रहना चाहिए। एक्स वाई क्या रहना चाहिए? रियल नंबर। एंड जो आई होता है ना, वो होता है √-1। √-1 को आई बोलते हैं, समझा? कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, जेड से, ओमेगा से, यू डी भी हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो री ऑफ जेड का मतलब होता है क्या? रियल पार्ट ऑफ जेड। इसका मतलब है, ये शॉर्ट फॉर्म है, रियल पार्ट ऑफ जेड। और ये है क्या? ये जो जेड है ना, एक्स प्लस आई वाई, इसमें दो पार्ट है, ये है रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट है वाई। जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है वो होता है इमेजनरी पार्ट, समझे? इस एक्स इमेजनरी पार्ट को लिखते हैं इम जेड, इसका मतलब है इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, जो कि क्या है? वाई है। इमेजनरी पार्ट में आई नहीं आएगा, आई का कोफिशिएंट आएगा सर, रख दीजिए। वेलकम। तो इमेजनरी पार्ट में सिर्फ आई का कोफिशिएंट आएगा और कुछ नहीं, ठीक है। If RE of Z is 0, then Z is भावित प्योरली इमेजनरी और जस्ट इमेजनरी। मतलब अगर x 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्योरली इमेजनरी हो जाएगा। Z is प्योरली, देखो इमेजनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है। इमेजनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक टाइप है। रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, 2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे? इसको 2 + i0 लिख सकते हो। 3 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 + i0 लिख सकते हो। क्योंकि जो नंबर x + iy के फॉर्म में लिखा जा सकता है, एक्स वाई रियल होना चाहिए। 0 भी हो सकता है एक्स वाई, तो थोड़ा बोला कि 0 नहीं हो सकता, सिर्फ रियल होना चाहिए। 3 भी कॉम्प्लेक्स नंबर, समझे? कॉम्प्लेक्स नंबर 12 सेट, जिसमें रियल नंबर तक तो आपने पढ़ ही रखा है। एक और नया नंबर आया इमेजनरी नंबर, और रियल नंबर और इमेजनरी नंबर को मिक्स कर दिया तो क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स नंबर, समझे? जेड इज प्योरली इमेजनरी, और या जस्ट इमेजनरी बोल सकते हैं। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना, इसके क्वेश्चन भी है।
जेड दिया रहेगा, बोलेगा कि फाइंड समथिंग इफ जेड इज प्योरली रियल, तो क्या करेंगे उसका, इमेजिनरी पार्ट को जीरो से इक्वेट कर देंगे, आंसर आएगा। ऐसा क्वेश्चन है जेई में कर रहा है। ठीक है, इफ इन पार्ट ऑफ जेड is 0, then Z is purely real. समझ गए? Remark. What do you say about 0? Purely real or purely imaginary? 0 can be written as 0 plus I0. So what will you call it? 0. Purely real or purely imaginary? This is only a complex number which is purely real as well as purely imaginary. Because its real part is 0 as well as imaginary part is 0. So remark में लिखना 0 is only a complex number which is purely real as well as purely imaginary. समझे? आ रहा समझ में? पक्का? गुड। अब टेस्टफुल लिखना शुरू करो। अब भेजना भी। हाँ, चाहे 0 नंबर है तभी भेजना है, समझे? डरना नहीं, डरोगे ना तो सर डर नहीं रहा था, नहीं था मेरे पास टेस्ट नहीं कर पाया। एनटीए से कर लेता। एनटीए में 25 जाने वाला पेज नहीं रहा था। अरे एनटीए का ही कर लेता। इन सब ने बोला था कि 25 जाने वाला देंगे तो भी वो ढूंढ के ले लो, वही ढूंढ रहा हूं तो बिना मेरे को नहीं करना। एक तो 3 महीने बाद आपका एनटीए चलना शुरू हुआ 3 महीने तक हमारा एनटीए गैप था, ढूंढने में दिक्कत हो रही। इतने सारे आपके फ्रेंड्स हैं नलायक, इनसे हेल्प लिया करो। जो हेल्प वाली सब कर रहे थे स्क्रीनशॉट निकाल के आपको छोड़ दो, जेई छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा जेई करने से। जेई करके क्या होगा? कुछ नहीं होगा उससे। मुझे बोला कि सर भेजो पेपर, तो नीचे जानकर मैंने आपको बोला था कि सर आप तो मैंने क्या बोला? एनटीए चलाने पड़ती है। फिर दोबारा फोन तो एनटीए में नहीं मिला आपको? चल ही नहीं रहा था, ये वाले टेस्ट में कह रहे हो, पिछले वाले कह रहे हो। अभी तक आपने एक ही फुल टेस्ट कहीं से भी क्यों नहीं लिखा? इन बाइक से लिखे थे? उस पे तो मेरा मेरे को ये 25 जाने वाला। कब मिला? एक दिन पहले। तो आज क्यों नहीं लिख के आया फिर? मेरे को कल टाइम नहीं था, केमिस्ट्री का टेस्ट था सुबह, उसके लिए पढ़ा। तो उसके बाद दे दो लिखते। आज ही तो लिखा फिर उसके तो आज लिख के आता ना सही केमिस्ट्री के टेस्ट के बाद। पूरे उसके बाद क्लास भी करते थे। क्लास लेके क्लास 2 साल तक क्लास ही लगाते हो, क्लास नहीं आता तो ज्यादा अच्छा था, टेस्ट देता इसकी जगह, बोले नहीं थे उसने, उससे ज्यादा फायदा होगा। अभी एंड टाइम में क्लास लगा रहे हो, है ना? सिर्फ क्लास लगाने में इतना फायदा है जब साथ में वो भी चल रहा हो। टेस्ट, हाँ, एक टेस्ट नहीं, इन्होंने कितने फुल टेस्ट दिए हैं, निखिल ने कितने फुल टेस्ट दे दिए, इन्होंने कितने फुल टेस्ट दे दिए, आर्यन ने कितने फुल टेस्ट दे दिए, और आपने एक भी फुल टेस्ट नहीं दिया अभी तक। सिर्फ क्लास जा रहे हो इधर उधर, बस हो गया। क्लास जाने से उतना नहीं फायदा होता है भाई। तो मैथ से हो जाएगा जेईई में सिलेक्शन, सिर्फ मैथ से? तो फिर मेरे को खुश थोड़ा ना करना, आपको अपना कैरियर बनाना है यार। नहीं, आपका कैरियर बनेगा जब टोटल नंबर स्कोर से ही एडमिशन मिलता है। बताओ।
आज लिख के भेजना बाई नाइट, 25 जन का भेजना। ओके, उसके बाद हमने क्या बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है। तो रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पे ये 0 होता है, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इसके बीच भी बहुत सारे नंबर है, 0.1, 0 और 1 के बीच कितने नंबर है, इनफाइनाइट नंबर्स, अगर रियल नंबर की बात करें तो। ठीक है, ये रियल नंबर। एक और लाइन खींच दी गई ऐसे, है ना, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस। कुछ नहीं होता कम, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ होता ही नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर है। वेक्टर आता है, वेक्टर वेक्टर ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, वेक्टर ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सब एक ही चीज है। ये इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2+3 आयोटा, इसका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इस प्लेन में होगा, इस प्लेन का नाम है आर्गन प्लेन। क्या नाम है, आर्गन प्लेन। जैसे कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तो आर्गन प्लेन में क्या होता है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है 2, इमेजिनरी पार्ट क्या है 3। मतलब ये रियल एक्सिस के नाम 2 गया है और इमेजिनरी एक्सिस के नाम 3 गया है। मतलब ये 2+3i is just a point in argand plane, 2, 3 एक पॉइंट है बस। ये पूरा भी लोकस वगैरह सब बनाना शुरू कर देता है, इसीलिए पॉइंट आ गया तो 2D बन गया ना, एलिप्स पैराबोला हाइपरबोला सब कुछ बना सकता है, समझ रहे हो, क्योंकि तो पॉइंट बन गया 2D पॉइंट। तो 2D से का कोई भी डायग्राम बना सकता है। कौन, जेड, नहीं समझा। तो तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इट इज अ पॉइंट इन द आर्गन प्लेन, इट इज अ पॉइंट इन आर्गन प्लेन। ठीक है, एक दूसरा डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का भी लिखा रहता है, लिखो अनदर डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड अभी वो मत लिखना, ठीक है, अभी पहले ये लिखो अनदर डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इसके लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर, अनदर डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये लिखोगे एन ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई, ए कॉमा बी भी दिया रहता है कभी कभी, है ना, एक्स कॉमा वाई एन ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई इन आर plane is called complex number। ये पॉइंट है आर्गन प्लेन वर्क उसमें, ठीक है, इसकी पूरी ज्योमेट्री हो जाएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा हो जाएगा ये, फिर पॉइंट होते ही, ठीक है। तो आर्गन प्लेन क्या होता है, जिसमें दो एक्सिस होते हैं। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जिसमें दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और आर्गन प्लेन क्या होता है, जिसमें रियल एक्सिस होता है और इमेजिनरी एक्सिस होता है। इसको आर्गन प्लेन भी बोलते हैं, या कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, या गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं। मोस्टली आर्गन प्लेन लिखा मिलेगा आपको, या कॉम्प्लेक्स प्लेन। समझ रहे हो निखिल बाबू, हाँ सर। हाँ, कोई डाउट हो तो पूछना, और गहराई में जाना, ऊपर ऊपर सुनने से नहीं होगा कुछ काम, दिमाग में ना समझ में आना चाहिए, फील आना चाहिए, तभी क्वेश्चन बन पाएगा, है ना।
समझने के लिए पढ़ो, मुझे आंसर करने के लिए मत पढ़ो। समझोगे तब एग्जाम में क्वेश्चन होगा। अब बच्चे नहीं हो, जैसे छोटे बच्चे क्या होगा ना, टीचर पूछेंगे इसलिए पढ़ते हैं कि आंसर कर पाए, वैसा नहीं करना है। आप ध्यान से समझोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। मेरे को आंसर नहीं भी कर पाओ, लेकिन आप पूछ डाउट पूछ लिया, समझ लिया ना, तो एग्जाम में नंबर आ जाएंगे आपके। तो उसलिए पढ़ना है, एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ना है। ये नहीं कि सब पूछेंगे बेसिक मार देंगे, सब कुछ सुन रहा हूँ, उससे फायदा नहीं होगा। तो कोई पॉइंट होता है आर्गुमेंट प्लेन में, जैसे ये पॉइंट, ये कॉम्प्लेक्स, ये पॉइंट क्या है 0,1, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा यहाँ से आयोटा, समझे, या 0 प्लस आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है भावे, 0 प्लस 2 आयोटा, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट है इन द आर्गन प्लेन। अगर ये कौन सा, अगर इमेजिनरी एक्सिस पे आ गया तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, उसका रियल पार्ट 0 रहेगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आ गया, जैसे ये आ गया 2,0, तो ये 2 प्लस 0 आई गया, तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, मतलब ये प्योरली रियल। जो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा वो रियल एक्सिस पे होगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा वो इमेजिनरी एक्सिस पे होगा। अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो होगा, वो किसी न किसी क्वाड्रेंट में रहेगा, समझा। ओके, लिख लो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फील करने की कोशिश करना, कोई डाउट हो तो पूछते जाना। कुछ चीजें होती है, कुछ कुछ फंडे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। एक होता है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, उससे पहले भी पढ़ना कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई, नहीं z ही, conjugate of a complex number z is denoted by actually z bar लिखते हैं, z bar मतलब z conjugate, है ना। and z bar is mirror image of z in real axis। z bar क्या होता है, मिरर इमेज होता है किसका, z का, किसमें, रियल एक्सिस। समझा भाई, पक्का समझ गए। मैंने क्या बोला, हाँ कि ना, तो एक जेड इक्वल टू ले लिया 3 प्लस 5i, तो जेड बार कहाँ पे होगा, 3 minus 5। अच्छा जेड ले लिया -3, तो जेड बार क्या होगा -3, क्योंकि कहाँ पे इमेज लेना है, रियल एक्सिस में, मिरर आपका रियल एक्सिस है। तो जेड अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए जेड इक्वल टू x प्लस आई वाई है, तो इसका मिरर इमेज एक्स एक्सिस में इधर कहीं बनेगा, जेड बार। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, मतलब ये एक तरीके का एक्स कॉमा वाई पॉइंट है, तो इसका मिरर इमेज जो होगा एक्स एक्सिस में, वो एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा बस, नहीं। तो ये जेड है ऊपर, तो नीचे जेड बार है। अगर मान लो यहाँ पे जेड है, तो जेड बार कहाँ पे होगा, ऊपर होगा।
और दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा बस। समझे? तो मैं अगर मान लू लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, देन जेड कंजुगेट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई। समझे? होता क्या है, मिरर इमेज इन रियल एक्सिस। ये रियल एक्सिस है, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है टाइम पास के लिए, ठीक है। हाँ, अभी समझ ही जाते हो, एक बार समझ लिया तो ये समझ गए। फॉर एन एग्जाम्पल, जेड इक्वल टू, इफ जेड इक्वल टू 3 आयोटा, देन जेड बार क्या होगा भाभी? 3 आयोटा कहाँ पे होगा, 1 2 3, 3 आयोटा इधर है, जिसका फोटो खींचोगे रियल एक्सिस में इधर कहीं आएगा, -3 आयोटा। एग्जाम्पल 2, जेड इक्वल टू -1 + 3 आयोटा, देन जेड बार क्या होगा, -1 - 3 आयोटा। वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये होता है क्या, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। समझ गए? बेटा तो लिख लिया सब, बस बेसिक बेसिक चीज पता होना चाहिए, बाकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह खुद आप बना सकते हो। अभी हम लिखेंगे पर उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, वो सब ऑब्वियस हो जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कंजुगेट का मतलब क्या होता है, मिरर इमेज इन रियल एक्सिस। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है कंजुगेट की, जो क्वेश्चन में करने में यूज होता है। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा और कुछ पढ़ा देते हैं, फिर कंबाइन करके प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे थोड़ा। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर Z is denoted by mod Z, ऐसे लिखते हैं, है ना। एंड डेफिनेशन लिख रहा हूं, mod Z is distance of Z from 0, 0। बस ये होता mod Z, ठीक है। mod Z is distance of Z from 0, 0। mod of Z का मतलब है Z का डिस्टेंस कितना है 0, 0 से, ओरिजिन से, बस ये होता है mod Z। जैसे मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसा लिखो, ये मान लो Z इक्वल टू x प्लस आई वाई है, तो ये बेसिकली एक पॉइंट है x, y, तो ये हो जाएगा mod Z। कितना होगा mod Z, रूट फॉर्मूला अपने आप में जाता, पता होना चाहिए कि mod Z क्या होता है। mod Z डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो लेट Z इक्वल टू x प्लस आई वाई, देन mod Z का फॉर्मूला अपने आप बन गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पॉइंट x, y है और ये 0, 0 है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। समझ में आ गया mod Z क्या होता है, पक्का। अच्छा ये बताओ, इफ mod Z इक्वल टू 1, then what about Z? अगर mod Z 1 है तो Z क्या है, सर्कल है, जिसका सेंटर क्या है और रेडियस, क्योंकि mod Z का मतलब क्या बताए, mod Z का मतलब डिस्टेंस ऑफ Z। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, Z को x प्लस आई वाई डालते हैं, एक वो भी अप्रोच है, लेकिन ये ज्यादा
कारगर अप्रोच है क्या? आप सीधा सोच रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर के भाषा में सोच रहे हो। वो एक ऑप्शन वो भी है कि जेड को क्या डाल दो, एक्स वाई, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के लैंग्वेज में समझ गया तो जल्दी मिल जाएगा आपको आंसर। मॉड जेड इक्वल टू 1 का मतलब है जेड इज ए मूविंग कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर आर इनफिनिटली मेनी जेड हुज मॉडुलस इज 1। तो वो जेड ये एक सर्कल जिसका सेंटर 0 0 ले लिया जाए और रेडियस ले लिया जाए 1, तो इस सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स होंगे ना आर्गन प्लेन में, उन सब का मॉड 1 होगा। तो लोकस ऑफ जेड इज अ सर्कल। समझ पा रहे भाई? पक्का समझ पा रहे? समझे? ओके, ये भी मिटा देता हूँ, ये बाद में आएगा। समझ गए? मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन और 0 0। ठीक है, समझ गया भाविक? अच्छा समझ गया था। मैं ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ सभी लोगों से कॉमन, Z1 माइनस Z2 के मॉड का क्या मतलब है? अभी आंसर मत करना, हो जाए तो हैंड रेज करना बस। Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स है इन द आर्गन प्लेन, तो मॉड Z1 माइनस Z2 का क्या सिग्निफिकेंस है? तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी हेल्प ले सकते हैं। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ा ही है ना आपने, यू कैन यूज दैट, यू कैन टेक हेल्प ऑफ दैट। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉम्प्लेक्स नंबर का भी हेल्प ले सकते हैं। समझ रहे हो? कभी कभी कोई चीज ना कॉम्प्लेक्स नंबर से सोचना आसान हो जाता है, कभी कभी वेक्टर से आसान हो जाता है। बताओ क्या भाभी? If Z2 point, Z1 point पे डिस्टेंस माइनस Z2 point पे पॉइंट का डिस्टेंस, पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ? तो कॉम्प्लेक्स नंबर L Z1 उसका जो आर्गन प्लेन में पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस माइनस Z2 point का। No, that's not. It's not like that. आप बताओगे? Z1 Z2 फिक्स है। Z1 Z2 क्या है? फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो Z1 Z2 लिखा है जैसे X1 Y1 है, जैसे X1 Y1 X2 है। आप बताओ दोनों के बीच का डिस्टेंस Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस है। हाउ? देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो, लेट Z1 बी X1 प्लस IY1 एंड Z2 बी X2 प्लस IY2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? इसका रियल पार्ट क्या होगा बेटा? X1 X2। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? Y1 माइनस Y2। ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया एक। अब इसका मॉड क्या होगा? X1 माइनस X2 का स्क्वायर। ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है दो पॉइंट के बीच, ज्यादा मुश्किल नहीं है। समझ रहे हो? Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस है। तुम जो बोल रहे हो ना वो है, वो अलग है। आप ये बोल रहे Z1 का डिस्टेंस ओरिजिन से माइनस Z2 का डिस्टेंस ओरिजिन से, वो अलग चीज है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विल हेल्प यू। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है कॉम्प्लेक्स नंबर एक तरीके का, समझो आप तो। समझ गए? ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड कंजुगेट। दोनों एक ही साथ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे क्योंकि दोनों को मिक्स करके पढ़ने में ज्यादा फायदा है। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड जैसे किंग्स प्रॉपर्टी होता है ना, कहाँ पर पढ़ा था? डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा था।
वेक्टर में भी पढ़ा था किंग्स प्रॉपर्टी, क्या था वेक्टर में किंग्स प्रॉपर्टी? हाँ, ए डॉट, तो ये जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का किंग्स प्रॉपर्टी है, मतलब बहुत ज्यादा यूज होने वाला प्रॉपर्टी है। जेड इंटू जेड बार क्या होगा भाभी, बताओ बार होगा, निखिल ने हाथ उठा दिया। अपने भी गुड। सान्या अभी बताओगे, भाभी की रह गए, आर्गू करता रहेगा बस। क्या होगा, जेई क्वालिफाई करने से तो कुछ हो रहा है, क्वालिफाई हो नहीं रहा है। हाँ, आप बताओ। मॉड मॉड जेड का स्क्वायर, एग्जैक्टली। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज जेड यू टेक एक्स प्लस आई वाई, so z bar would be x minus y y, you times it into कर दो इसको, x plus i y into x minus i y, a plus b into a minus b, तो a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा भाभी, i स्क्वायर y स्क्वायर, i स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये देखो मॉड जेड क्या होता था भैया, अगर जेड ये लिए हो तो मॉड जेड क्या होता है, x x तो इसका x x तो पगला है ये एक नंबर का नहीं। बहुत पीटेंगे तेरे को। हाँ, यही तो बताया था ना ये क्या है, मॉड जेड का स्क्वायर, समझा? बस कुछ नहीं पढ़ाया मैंने अभी तक, अगर कुछ पढ़ाएंगे खुद ही पढ़ना पड़ेगा आपको, थ्योरी भी खुद ही निकालना पड़ेगा सारा, उससे आपको याद रहेगा। अब मैं लिख दूंगा, किताब में भी लिखा रहता है वो चीज, तो याद भी नहीं होगा, ना पता चलेगा कैसे यूज करें उसको। अगर कहीं फंस जाना तो किंग्स प्रॉपर्टी भी जरूर याद करना, जैसे वेक्टर में जैसे किंग्स प्रॉपर्टी यूजफुल है, उतना ही यूज इसका कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है? और उतना ही यूज डेफिनेट इंटीग्रल में, अगर कोई क्वेश्चन ना हो रहा हो तो वो प्रॉपर्टी जरूर लगा के देखो एक बार, है ना, छोड़ने से पहले। उससे हो तो नहीं रहा है कहीं, समझा भाई? सोचो। अच्छा, जेड प्लस जेड बार क्या होगा भाभी? हाँ? twice of real part of the हाँ, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, नहीं, तीसरा देखो, जेड माइनस जेड बार, ये पक्का गलती कर देगा, देखना। आपको पता चल रहा है कहाँ पे गलती करेगा, मैं मुझे पता चल गया, बताओ। twice of imaginary part of the मुझे पता तो वहीं पे गलती करेंगे। आप बताओ। यहाँ पे गलती नहीं कर रही है। I भी लगे हाँ, ये भी लगेगा। जेड है क्या, एक्स प्लस आई वाई, और जेड बार क्या होगा, एक्स माइनस आई वाई, तो एक्स प्लस आई वाई, एक लाइन लिख लो, ज्यादा दिक्कत है तो माइनस एक्स प्लस आई वाई, तो एक्स एक्स कर दिया, टू आई या आई इंटू टू वाई हो गया, वाई ही है इमेजनरी पार्ट, आई वाई नहीं होता इमेजनरी पार्ट, आई का जो कॉफिशिएंट होता है, तो आई इंटू 2i into टू आई इन जेड, समझे? टू आई इन जेड,
if z bar equal to z, then what about z? भविष्य के सारांश से करेगा। दिमाग फोड़ दो, समझ रहे हो? हाँ, देखो दिमाग सभी लोगों का बहुत जगह जाता है। मेरा दिमाग तो इतना डिस्ट्रैक्टेड रहता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो सर, इतना डिस्ट्रैक्टेड रह के कैसे पढ़ा सकते हैं। लेकिन उसको समझ रहे हो, गाइड करके यहाँ पे लाते हैं, क्योंकि आप जितने बड़े होते हो ना उतनी सारी चीजें आपके लाइफ में आती जाती है, उतने सारे चीज रहते नहीं, अभी तो आपके पास कम चीज है दिमाग में। सब कुछ मैनेज करना पड़ता है व्यक्ति को, तो आपसे ज्यादा मेरे दिमाग में चीजें चल रही है, समझ रहे हो? मतलब आप मेरे से ज्यादा आप फोकस हो, बताओ क्या है क्या? हाँ, जेड इज प्योरली रियल। नहीं, रियल रहा होगा तभी उसका जेड कंजुगेट जेड के बराबर। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स में बोलेगा प्योरली रियल है तो उसका जेड बार इक्वल टू जेड कर दो, कुछ आंसर आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दिस एंड दिस इंप्लाइज दैट। ऐसे शॉर्ट कर दो, दोनों ऐसे इंप्लाइज जेड इज प्योरली, दोनों तरीके से यूज होता है। अच्छा, ये भी फॉर्मूला ऐसा भी होता है यूज, मॉड जेड का स्क्वायर, कभी जेड मॉड जेड निकालना हो, जैसे मॉड एक वेक्टर निकालने के लिए क्या करते थे, मॉड ए का स्क्वायर निकाल देते थे, यहाँ भी यूआईसी करना है। मॉड जेड निकालना हो तो मॉड जेड का स्क्वायर, मॉड जेड स्क्वायर निकालने की कोशिश करो जेड जेड बार से, ठीक है? ये दोनों ऐसे दोनों तरीके से फॉर्मूला यूज होगा, सारे फॉर्मूले दोनों तरीके से यूज हो सकते हैं। अगर मान ले कोई क्वेश्चन है बोले जेड इज प्योरली रियल, देन कुछ निकालने के लिए बोले तो यू कैन कंक्लूड दैट कि जेड बार इक्वल टू जेड, राइट? इफ इस बार उल्टा लिखता हूं, जेड इज प्योरली इमेजिनरी, if and only if Z bar is not equal to conjugate of Z is not equal to minus, तुम बोलो कुछ हम बोले। कभी तो काम चलेगा ना। If Z is purely imaginary, if and only if Z bar is minus Z, and conversely, if Z bar is minus Z, then Z is purely imaginary. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पर क्वेश्चन करते समय हिट नहीं करेगा अगर आप अच्छे से नहीं सोचोगे अभी तो, ठीक है? सिर्फ लिखने से नहीं होगा, इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब वो ध्यान में रहता है। जब क्वेश्चन करोगे ना तो हिट करेगा, फिर रटने से हिट नहीं हो। समझा भाई? घंटा समझा तो आंसर नहीं दिया होता है। चलो एक छोटा सबको पूछते हैं भाई से, जेड बार बार कितना होगा? हाँ, जेड हो जाएगा, गुड। Z1 plus Z2 whole bar. Can you think of it? अगर ज्यादा नहीं समझ में आए, you just take Z1 equal to X1 plus IY1 and Z2 equal to X2 plus IY2. वो क्या है? एनालिटिकल मेथड है। एनालिटिकल मतलब कैलकुलेशन करके आप सोच सकते हो, है ना? सोच लिया कुछ?
बताइए। एग्जैक्टली अलग अलग हो जाएगी, कोई डाउट नहीं। समझ पा रहे हो निखिल भाई? हाँ। साबित करूं कि हो गया साबित? नहीं हो गया था सर। ऐसे जनरलाइज भी कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तब भी हो सकते हो, है ना? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है तब भी हो सकता है। भाभी इंटेलिजेंट बन तभी कुछ हो पाएगा लाइफ में। पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। मान लो किसी का जेई में कम आ गया, तो आगे जाके अगर उसका पढ़ने का तरीका सही है तो कैट क्रैक करके आगे बढ़ निकल सकता है, नहीं? हाँ। लेकिन आपका पढ़ने का जो अप्रोच है ना वो साइंटिफिक होना चाहिए। ये क्या होगा, Z1 माइनस Z2 बार, क्यों बताओ? वो लिख के देख सकते हो, वो x1 प्लस y1 हाँ। माइनस x2 प्लस माइनस y2 होगा, उसको ग्रुप कर लेंगे। हाँ। तो इमेजिनरी लेफ्ट साइड क्या आएगा, राइट साइड क्या आएगा, बताओ जरा। लेफ्ट दिमाग में कैलकुलेशन करके x1 बताओ। माइनस x2 और प्लस y1 माइनस y2। और राइट साइड, राइट साइड में क्या है? लेफ्ट साइड में सिर्फ x1 माइनस x2 है। आप बताइए लेफ्ट साइड में क्या आएगा, दिमाग में सारा कैलकुलेशन कर लेना है। x1 minus x2 minus y1 minus y2 I equal to इक्वल टू, ये बताओ अलग से ब्रैकेट में, माइनस अलग से ब्रैकेट। x1 plus I y1 x1 minus I y1 minus x2 minus plus I y2 ब्रैकेट खोल के बोल रहे हो, तो फिर उसको रियल पार्ट को एक साथ करोगे तो क्या आ जाएगा? x1 minus x2 माइनस bracket आई। I y1 minus y2। समझे कैसे एक्सप्लेन करते हैं? और कर तो कुछ नहीं पाता है, इतने देर से डोज दे रहा हूँ तभी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं समझे निखिल? हाँ समझ गया। दिमाग में ही चल जाना चाहिए वो क्या होगा, एक्स तक थोड़ा ना 12 कैलकुलेशन। और देखो और भी प्रॉपर्टी 9 Z1 into Z2 होल बार। आप सॉल्व कर सकते हो शॉर्टकट में, Z1 को x प्लस आई बाई 1 प्लस Z2 को x2 प्लस आई बाई 2 लेके। पूरा लिखे होगा।
यहाँ देखिए तो दूसरा था क्या नहीं निखिल सॉल्व किए हो एक सेकंड सर कर रहा हूँ। मत बताओ फिर श्योर नहीं हो तो मेरे को बताने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका श्योर होना पता है हाँ Z1 बार into Z2 बार क्यों एक बार चेक करो तो सही किया उसने Z1 बार into Z2 बार अरे ये तुक्का नहीं मारो यार ये Z1 बार इंटू Z2 बार हो जाएगा समझ गए इन जनरल इसी को जनरलाइज कर लो तो n नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी इंटू में है ना तभी अलग अलग हो जाएगा इन जनरल सर आप एक सेकंड रुक जाओ, डोर पे कोई आया है। हाँ एक सेकंड हो गया ये हो गया एक सेकंड सर बस थोड़ी देर रुको, एक आ रहा हूँ बस। आ जाओ आ जाओ ये निखिल अच्छा दिमाग लगाता है सभी लोग अच्छा दिमाग लगाते हैं भाभी नहीं लगाता बस नहीं 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 मैंने बोला ये थोड़ा बोला कि दिमाग नहीं लगाते हो मैंने बोला अच्छा दिमाग नहीं लगाते हो। अच्छा दिमाग लगाए होते तो आंसर भी देते ना भाई नहीं हर चीज का प्रूफ होता है हेलो, हाँ सर हाँ आ आ गया। गया तो इसको जनरलाइज भी कर सकते हो Z1 इंटू Z2 एंड सो ऑन जेड एंड n नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है सब इंटू में है ना तो इसको लिख सकते हो Z1 बार इंटू Z2 बार एंड डॉट 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 Zn बार समझ गए भाई भाभी चलो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ Z की पावर n बार क्या होगा ये 9 सही निकल के आएगा इसका आंसर Z का बार की तो 4 पावर क्यों कि वो Z बार ऐसे इंटेंसिटी पे मल्टीप्लाई हाँ तो सेपरेट गुड दिस टाइम वेरी फर्स्ट टाइम Z की पावर n का मतलब है Z डॉट 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 Z है ना तो वो वैसे ही अलग अलग हो जाएगा Z बार कितनी बार n बार तो ये Z की पावर n Z बार की पावर n है समझे निखिल हाँ सर। और भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी है मॉडुलस की अभी कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे उसके बेसिस पे उसको प्रूव करेंगे अभी जो प्रॉपर्टी लिखाऊंगा ना मॉड जेड की और उसमें x प्लस आई वाई डालोगे ना तो लंबा प्रूफ हो जाएगा कुछ और फंडे सिखाऊंगा तो वो प्रूफ छोटा हो जाएगा उसी चीज को आसानी से समझ पाएंगे आप ठीक है ओके तो मॉडुलस कंजुगेट पढ़ लिया एक होता आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट या इसका नाम एम्पलीट्यूड भी है एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर ही जैसा है वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है
ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो पढ़ा दिए, अभी आर्गुमेंट जो है ना डायरेक्शन है बेसिकली उसका, अभी बताते हैं क्या होता है आर्गुमेंट। ये क्या है भावित? आर्गन। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो यहाँ पर एक्स कॉमा वाई वाई, एक्स कॉमा वाई का मतलब है एक्स प्लस आई वाई, इसके आर्गुमेंट का मतलब है इसके पोजीशन वेक्टर, मतलब ओरिजिन से इसको मिलाओ ओपी, और ओपी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो छोटा एंगल होगा वो लेगा, तो ये इसका आर्गुमेंट है। ये जो थीटा की वैल्यू जो आएगी वो ये पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव आएगी, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे। मान लो जेड यहाँ पर है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आर्गुमेंट का मतलब क्या हो गया? ये एंगल, ये मान लो फाई है, ये नेगेटिव होगा फिर, समझो क्या होता है आर्गुमेंट का मतलब? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्गुमेंट निकालने का मतलब है उसको पहले ओरिजिन से मिला दो, और फिर वो जो लाइन सेगमेंट बन रहा है वो कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव रियल एक्सिस से, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए? अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कैसे मेजर करेंगे एंगल? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। छोटा जो ये रास्ता छोटा है और ये रास्ता बड़ा है, ये छोटा रास्ता लेंगे। समझ गया? पक्का समझ गया? तो अगर थीटा आर्गुमेंट ऑफ जेड है तो थीटा का रेंज क्या होगा? 0 से 180, 0 पे 180। सभी लोग सोचें, आई कैन गिव यू अ मिनट फॉर दिस। थीटा belongs to 0 से 180 दोनों देखो। आज में हम लोग घर जाएंगे तो इसको क्लोज कर देंगे इसी घर के अंदर, इसी कमरे के अंदर, क्लासरूम के अंदर। ठीक है, पूरे दिन पड़ेगा कॉम्प्लेक्स अंदर। हम निखिल तुम बताओ। 0 से 180। मैं 22 मैं लीव कर रहा हूं आपको क्लास से। क्यों सर? गलत आंसर है इससे। अच्छा 0 से 2 पाए, सॉरी। 9। चलो आपको भी एक और मौका देता हूँ। ओपन और क्लोज से हो जाओ। ओपन क्लोज में कुछ चक्कर नहीं है, ब्लंडर मिस्टेक है। ओपन क्लोज का मिस्टेक नहीं। अच्छा -5 सर से सोच हम बताओ ऑल -5 कहाँ पे क्लोज कहाँ पे ओपन? अब तुम बताओ निखिल। ऑल रियल वैल्यूज। आप बताओ। -5 to pi, pi is 0 to -5. -5 से पाई, पाई पे क्लोज ले लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे रहे तो ऐसे जाएं या ऐसे जाएं सीमित पड़ेगा, तो लोग पाई ही ले लेते हैं, फिर दोनों में से कोई एक ही लेंगे, तो कन्वेंशनली पाई को ले लेते हैं। समझे? हाँ, ये सीधा पता चल रहा है कि ऐसे जाएंगे या ऐसे जाएंगे, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं भी होगा, या तो इस रास्ते से जाएंगे या इस रास्ते से जाएंगे, तो मिनिमम -पाई होगा, मैक्सिमम पाई होगा। नहीं? अच्छा, कहीं निखिल सोच रहा होगा कि राउंड लेके जाएंगे, नहीं, निखिल के पास बहुत सारा पेट्रोल है। हाँ मैं यही सोचा था कि पूरा जाते ही रहेंगे। इसलिए सोचा कि पूरा real number लेंगे। हाँ, वो भी हो सकता है आर्गुमेंट, इसको बेसिकली प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं। समझ लो, जैसे 3 पाई पाई के इक्वल ही है बेसिकली, नहीं है? 0
4 पाई की इक्वली है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का रेंज ये होता है, ठीक है। समझे आर्गुमेंट क्या होता है? ओके। समझे भाई भावित? वो रियल नंबर भी हो सकता है, समझा, वो भी आर्गुमेंट हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट मतलब ये हो गया। मिटा रहा हूं। अच्छा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू -1 प्लस आयोट, इसका आर्गुमेंट निकाल के बताओ तो जरा क्या होगा। फाइंड आर्गुमेंट ऑफ दिस। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, वो ज्यादा एग्जाम में काम नहीं आएगा, है ना, फॉर्मूला अपने आप बन जाता है। अब बोले आर्गुमेंट निकालो तो बाय डिफॉल्ट प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालो। हाँ, 135 पाई के टर्म में बताना आंसर। आर्गुमेंट पाई में देंगे, रेडियन में देंगे आंसर। 3 pi by 4. 3 पाई बाई 4। सबसे पहले फिगर आउट करो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कहाँ पे। ये बेसिकली एक पॉइंट है -1, 1। तो ये एंगल निकालना है, कितना होगा, कितना होगा 3 पाई बाई 4 कैसे? tan theta निकाल लेते हैं, पाई में से। हाँ, क्योंकि ये अगर ऐसे देखा जाए तो ये डिस्टेंस क्या है, 1 है, नहीं डिस्टेंस की बात कर रहे थे, क्योंकि ये -1 है तो डिस्टेंस 1, ये डिस्टेंस 1, ये थीटा, ये 40 पाई बाई 4 रहा होगा, ये पाई माइनस पाई बाई 4 रहा होगा, तो ये हो रहा होगा पाई माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। समझे? ओके। जेड इक्वल टू, इसको ऐसे लिखते हैं, अर्ग ऑफ जेड। अर्ग ऑफ जेड की जगह मैं देता हूँ 3 आयोटा। क्या होगा भावित? अर्ग ऑफ 3 आयोटा, आर्गुमेंट ऑफ 3 आयोटा। 5/2 5/2 पाई बाई 2 और आर्गुमेंट ऑफ 4 आयोटा 5/2 पाई बाई 2 ही है। समझे कैसे? क्योंकि पाई 3 आयोटा इधर कहीं रहा होगा, इसको ओरिजिन से मिला हो, तो रियल पॉजिटिव रियल एक्सेस 90 बना रहे, अब 4 आयोटा भी इसी पे होगा। समझे? अच्छा, आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा क्या होगा भाभी? -5 -5/2, क्योंकि माइनस आयोटा इधर है, जिसको ओरिजिन से मिला होगा तो ये वाला एंगल लिया जाएगा -5/2। समझ गया भाभी? तो आर्गुमेंट ऑफ -1 क्या है? या -5 नहीं -5 वो एक ही होगा, 5 पाई। -5 को ओपन लेंगे, पाई है, क्योंकि -1 यहाँ पर है, नहीं यहाँ पे, तो पहले इसको मिलाओ और रियल एक्सिस से एंगल पॉजिटिव रियल एक्सिस, क्या हो गया ये पाई। आर्गुमेंट ऑफ 7 क्या होगा भाभी? 0। हाँ, 7 का इधर रहा होगा, इसको ओरिजिन से मिलाओगे और ये पॉजिटिव रियल एक्सिस है, 0 एंगल बना। समझ गया? ये सब लिखते जाओ एग्जाम्पल भी, है ना। लिख लिया भाभी? अच्छा, ये बताओ आर्गुमेंट ऑफ 0 क्या होगा?
जीरो पे तक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसका आर्गुमेंट क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि जैसे जीरो वेक्टर है, अब ये जीरो कितना एंगल बना रहा है? कुछ भी बना सकता है, नहीं नॉट कुछ भी एंगल रख सकते हैं, तो नॉट डिफाइंड। आर्गुमेंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, गुड। अच्छा, अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूँ, लेट जेड ले लिया हमने, एक्स प्लस आई वाई, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? बताइए कैसे निकाल सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड? क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा। अगर जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा आर्गुमेंट ले लिया, tan इनवर्स y बाय x। अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो हाँ, मेक सेंस। समझ रहे हो? तो लोग क्या करते हैं, tan inverse minus y by x नहीं करते, हाँ, tan inverse minus y by x वो फोर्थ में भी तो हो सकता है, सेकंड के लिए। अच्छा हाँ, नहीं? तो उसके लोग क्या करते हैं, पहले एक एंगल डिफाइन करेंगे अल्फा। अल्फा ऐसे डिफाइन करते हैं, अल्फा इज tan इनवर्स मॉड y बाय x निकालेंगे। ठीक है, फिर बोलेंगे अगर जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड को थीटा माना है, तो थीटा क्या हो जाएगा? अल्फा के बराबर ही हो जाएगा यहाँ पर। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा भावित? माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? अगर हमने अल्फा निकाल दिया है, ये मॉड है यहाँ पर, मॉड। तो सब एक उदाहरण में लिए थे, -1 प्लस आयोटा, तो अल्फा इसका होगा tan इनवर्स मॉड 1 बाई -1। ये तो पाई बाई 4 ही आएगा। अब बताओ, पाई माइनस पाई बाई 4 होगा ये। हाँ, पाई माइनस अल्फा। वो भी पिए ना भाभी, आप पियोगे? एक और दे दो, एक और। आप पियोगे तो समझा? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? 5 plus alpha बकलोल है तू एकदम, नहीं बकलोल। अच्छा अब में जेई वाली वो बात है नहीं, अब जेई की तैयारी छोड़ दो, आप पता क्या करो, भाविन के लिए कोई काम बताओ यार। इंजीनियर वाला दिमाग नहीं है आपके अंदर। पर डेवलप कर सकते हो, इसीलिए मैं डेवलप करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। क्या होगा बताओ? 5 plus alpha हाँ minus 5 plus alpha हाँ, देखे। टैलेंट होता है, हमें निखारना पड़ता है उसको, है ना? तो थर्ड कॉर्नर में जो थीटा होगा क्या होगा? क्रिस, निखिल, आपको दिया मैंने हाँ चेक? तो भाभी को अल्फा दिया? हाँ, अल्फा माइनस पाई। अल्फा माइनस पाई, आपने क्या बोला था? minus 5 plus alpha हाँ, एक ही बात।
कैसे? माइनस पाई तक जाएंगे तो that part. आप बताओ निखिल, कैसे? वो जो अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उससे पाए पीछे जाएंगे तब हम लोग पहुंच जाएंगे नेगेटिव तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में। उसको पाए पीछे घुमा दो आप, वहीं पे पहुंच जाओगे, जैसे नेगेटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा ना। सही बात है। जैसे -1 -i ले लिया आपने, यहाँ पहुंचोगे तो पहले ये एंगल निकल लेगा, है ना? तो ये एंगल जो होगा मैग्नीट्यूड बाई पाई माइनस अल्फा होगा, लेकिन डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो माइनस पे लगाएंगे इसमें, नहीं? तो थर्ड क्वाड में जो होगा आर्गुमेंट माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, ऐसे लिख सकता हूं। एक ही बात है जो आप लोग बोल रहे हो। फोर्थ क्वाड में क्या होगा? माइनस अल्फा, ठीक है। और जे में फॉर्मूला वगैरह कम ही याद आते हैं। फॉर्मूला तभी यूज कर पाओगे ना जब अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी उसकी। अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो बिना फॉर्मूला का भी काम चला सकता है। लिखिए एक होता पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है पोलर फॉर्म? पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? पोलर फॉर्म पता क्या होता है? क्या है? क्यों होता है? वो मतलब थीटा आर्गुमेंट हो जाएगा तो आर जो होगा वही मॉडरेट होगा, हाँ, तो कंपोनेंट दे देंगे तो सही बात है। जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये है कार्ट फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म है ये कौन सा फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का? कार्टेशियन फॉर्म। इसका पोलर फॉर्म का मतलब है, जैसे मान लो कहाँ पे ले रहे कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड में ले लेता हूँ। ये z है, x कॉमा वाई एक पॉइंट है बेसिकली z। तो इस आर्गुमेंट को लोग ऐसे लिखते हैं, ये एंगल मान लो क्या है, थीटा है, आर्गुमेंट है इसका। तो जो x कोऑर्डिनेट होगा और ये r मान लो क्या है, इसका मॉड है z का, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा भाविक? थीटा तो लिखने ये है, y कोऑर्डिनेट आर साइन थीटा क्यों, कैसे? r sin थीटा कैसे होगा? डॉटेड लाइन नीचे, डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर जा रहा है ऐसे साइन थीटा इक्वल टू नहीं ऐसे डालोगे तो ये एंगल तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, नहीं? थीटा वो दिया हुआ था, ट्रिग्नोमेट्री लगेगा इसमें। हाँ, इधर से लेंगे तो cos पाई माइनस नहीं इधर उधर से नहीं लेंगे। इक्वल टू तो बता पाओगे ट्रिग्नोमेट्री जिसको याद होगा, ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन यूज होगा उसमें। इसका प्रूफ नहीं कर पाएंगे, डेफिनेशन यूज होगा।
minus alpha minus x Cos cos pi माइनस थीटा माइनस cos थीटा ही होता है, तो यहाँ से सिर्फ cos थीटा लेंगे तब नेगेटिव सीधा आ जाएगा उसमें, तो x और x कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव ही आ जाएगा जो हमें चाहिए। सारे एक्स कोऑर्डिनेट की जैसे की तैसे ट्रिगोनोमेट्री में नहीं पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर एनी एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर एनी एंगल। जैसे मान लो ये सर्कल है, इसका रेडियस r है और ये पॉइंट है p x, y और ये एंगल है मान लो कुछ थीटा। तो साइन थीटा का डेफिनेशन होता है, साइन थीटा क्या होता है, y कोऑर्डिनेट बाई r। ये डेफिनेशन है, ये वो नहीं निकाल पाओगे, वैसे निकालोगे तो कुछ और आ जाएगा, फिर उल्टा पुल्टा माइनस प्लस आ जाएगा। ये डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। ये क्या है, डेफिनेशन है, इट्स डिफाइंड दिस वे। जैसे sin थीटा डिफाइंड है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इन राइट एंगल ट्रायंगल। सो इन फॉर एनी एंगल, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री को बोलते हैं सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं। इस सर्कल से सारा कुछ निकल के आता है। यहाँ पे जो एंगल मेजर होता है ये यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इधर। तो साइन थीटा क्या का डेफिनेशन होता है y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट अपॉन r। cos थीटा का डेफिनेशन होता है x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ओवर r। tan थीटा का y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट। थीटा कैन बी एनी रियल नंबर, कुछ भी हो थीटा, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, सीधे डेफिनेशन है ट्रिगोनोमेट्री में। लिख लो जिसको नहीं पता। बस ये ट्रिगो में पढ़ाए नहीं थे, याद आ रहा है? हाँ पढ़ाए थे डेफिनेशन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर एनी एंगल। तो कहीं भी कॉम्प्लेक्स मान लो यहाँ पे है और ये एंगल मान लो थीटा है, और यहाँ पे क्लॉकवाइज दे रहे तो अपने आप इसकी वैल्यू नेगेटिव रही होगी। और ये मान लो पॉइंट एक्स कॉमा वाई है और ये मॉड जेड है जिसको लोग आर से रिप्रेजेंट करते थे। तो बाय डेफिनेशन साइन थीटा क्या होगा, minus क्यों माइनस वाई क्यों होगा? क्या वाई को अपने आप वाई की वैल्यू नेगेटिव रही होगी वो, अगर फोर्थ में है तो वाई कोऑर्डिनेट बाई आर। तो वाई क्या हो जाएगा फिर, आर साइन थीटा। और कॉस थीटा क्या होगा, एक्स बाई आर। तो एक्स क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। इसका पोलर फॉर्म क्या हो गया, एक्स कॉमा वाई का, ये हो गया आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। तो इसको कैसे लिखेंगे, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई एज, z इक्वल टू क्या है, हाँ x की वैल्यू आर कॉस थीटा हो जाएगा और y प्लस आई आर साइन थीटा। इसमें r कॉमन ले सकते हो आप, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। थीटा इज द, थीटा क्या होता है यहाँ पे, लेकिन थीटा यहाँ पे लेकिन फिक्स होता है, थीटा इज आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ z। समझिए वहाँ पे थीटा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में लगा। जो भी होगा अगर क्लॉकवाइज होगा तो माइनस रहेगी इसकी वैल्यू। हम थोड़ा बहुत थीटा रियल है, थीटा रियल है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। नहीं तो जो नेगेटिव हमें खुद से लगाने की जरूरत है ना, हमें नहीं लगाने की जरूरत, हाँ हाँ अपने आप उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट रहेगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना है। जैसे यहाँ पर वाई की वैल्यू अपने आप नेगेटिव रही होगी अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट में है तो।
समझ गए? पोलर फॉर्म होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। r होता है मॉड ऑफ जेड और थीटा होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो बहुत पढ़ा दिया मैंने यार। कॉम्पिटिशन खत्म ही होने वाला था। समझा भाई? ये एक और चीज पढ़ाता हूँ, यूलर फॉर्म। पोलर फॉर्म इजी कर देगा किसको? कॉम्प्लेक्स नंबर को। और यूलर फॉर्म और इजी कर देगा उसको। ई की पावर आई थीटा जो होता है ना, ये होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। इसका भी प्रूफ होता है। इसका एक्सपेंशन निकालो, ई के पावर आई थीटा का, अब कॉस थीटा का निकालो और साइन थीटा का निकालो, दोनों सेम आता है। समझे? एक्सपेंशन समझते हो? मैक्लेलन से डिसीजन निकालते हैं, है ना? इसको बोलते हैं यूलर फॉर्म। समझ गए? तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। ये कौन सा है? ये कार्टेशियन फॉर्म है। जेड इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये कौन सा फॉर्म है? पोलर फॉर्म। जहां पे जिस फॉर्म से इजी होगा सोचना उसको यूज कर लेता है। और दूसरा क्या हो जाएगा? आर बाई थीटा। ये हो गया यूलर फॉर्म। अच्छा, वैसे ई की पावर माइनस आई थीटा पता क्या होगा? ई की पावर माइनस आई थीटा का मतलब है ई की पावर आई और माइनस थीटा है, कुछ नहीं। यहाँ पे थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर दो, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होगा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस आई साइन थीटा। तो ई की पावर माइनस आई थीटा क्या है? कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये है यूलर फॉर्म। ठीक है, लिख लीजिए उसको। और निखिल कितने घंटे पढ़ रहे हो आजकल? 10 घंटे ही हो पा रहा है, सारी क्लास इंक्लूड और अपनी खुद की पढ़ाई इंक्लूड करके। क्यों भाई? 10 के बाद हो नहीं पाता, पता नहीं कहाँ टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर पता ही नहीं चलता। आप कितना घंटा पढ़ रहे हो? 12 मिनट के हो गया क्लास लेके? क्लास के अलावा? हाँ फिर तो सही है। क्लास के अलावा 12 मतलब टोटल 18 हो ही जाएगा। भावित ये हाईएस्ट नहीं बताना है, एवरेज बताना है। क्लास के बिना 7 to 8। हाँ? क्लास के बिना 7 to 8। मिर्चा काम नहीं चलेगा। एंड टाइम में इतना कम पढ़ने से काम नहीं चलता है। टॉप रैंक नहीं आ पाएगा, बता दिया पहले।
हाँ, बहुत पढ़ते हैं बच्चे, आपको नहीं पता, पागल की तरह पढ़ते हैं। अब चले जाओ कोटा, है ना, सब देखो तुम पागल की तरह पढ़ते हैं। यहाँ भी पढ़ते हैं, दिल्ली में भी पढ़ते हैं। हाँ भाई निखिल, तुम्हें टाइम का ही नहीं पता चल रहा है, कहाँ भाग जा रहा है। हाँ सर। अबे बेवकूफ इंसान, तुम अपने आप को नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो किसी कंपनी में जाओगे तो उसको कैसे मैनेज करेगा बे। नहीं, मान लो किसी बड़ी कंपनी का तुम सीईओ बन गया, तो कैसे मैनेज कर पाओगे यार फिर, जब अपने आप को ही नहीं मैनेज कर पा रहे हो, अपने आप पे कंट्रोल नहीं है तुम्हारा। भाभी, बताओ भाई, कैसे कर पाओगे। फिर टाइम का वेस्ट हो रहा है, मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूँ उससे, रोज सीटिंग अरे धीरे धीरे का टाइम नहीं है। रोज सीटिंग आधा आधा घंटा पढ़ा रहा नहीं नहीं, सीटिंग का सोचो ही मत, इतना काम है करने के लिए यार, इतना सारा होमवर्क है। सीटिंग, सो के क्या, लेट के भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। सीटिंग होना कोई जरूरी, लेट के भी पढ़ सकते हैं। मुझे पता है, मैंने वहां पे देखता था जब आईआईटी में था, एक हफ्ते में मैंने गेट निकाला था, बताया था ना। हाँ, बच्चे वॉक करके पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन कभी नहीं, डिस्ट्रैक्ट हो गया तो वॉक करके पढ़ते हैं, कभी लेट के पढ़ लिया, कभी सो के पढ़ लिया। हाँ तब होगा, ऐसा नहीं कि बैठ के पढ़ना, हमेशा बैठ के पढ़ोगे तो फिर उतना दिमाग एक्टिव नहीं रह पाएगा। तो चेंजेस हमेशा चाहिए, कभी यहाँ बैठ के पढ़ लिया, कभी वहां बैठ के पढ़ने से ही फर्क पड़ जाता है, माइंड चेंज हो जाता है। कभी हॉल में पढ़ लिया, कभी अपने कमरे में पढ़ लिया, कभी किचन में भी पढ़ लिया, हाँ कभी वॉशरूम में पढ़ लिया। हाँ तब होगा कुछ, जी जान लगाओ। उस दिन आए नहीं तुम, वो आया था तो, गौरव से आया था तो सुना था वो रिकॉर्डिंग, उसको तो ज्यादा समझ में नहीं आया होगा लेकिन। वैसे ही कर रहा था बाद में फिजिक्स के लिए कुछ हाँ, तो उस दिन आए क्यों नहीं, इसका भी तो था। ऑलरेडी पेमेंट्स हो गई अरे पेमेंट हम दे देते वापस तुम्हें। कितना पेमेंट दिया था। 4,000 बस, यहाँ पे कितना फीस देता है मंथली। बताओ, पता है आपको, अब तो लेके आओ करो कैश पे। हाँ क्या, फोन भी कर दिया था तो मम्मी पापा कभी सोचा नहीं कि कितना दे रहा है, पूछते ना? नहीं। गधे हो यार, पता है, एक नंबर के गधे। इतना अच्छा मौका मिला ना आप लोगों को जेई का, ये नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा फिर, अब दोबारा नहीं मिल पाएगा मौका। किस्मत वालों को मिलता है जेई की तैयारी करना, नेट की तैयारी करना, और इस मौके को जो गवा लेते हैं ना, फिर थोड़ा सा, क्या बताऊं मैं आपको, इतना अच्छा जो हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, बस इतना ही मैं कहूँ, कि इस मौके को हाथ से जाने मत दो। यस, समझा। हाँ, तो फिर ये क्या था, यूलर फॉर्म था। अब पढ़ो, 18 18 घंटे पढ़ो, आप ही पढ़ो। ये नहीं कि धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ाओगे तो लग जाएगा 1 साल, और ड्रॉप मारने पड़ जाएंगे। और ड्रॉप मत मारना आप, मैंने बता दिया आपको। समझ रहे, ड्रॉप मारना ज्यादा खतरनाक है, उसमें और आदमी सट्टी आ जाता है। जैसे अभी क्या होता है, स्कूल का एग्जाम होता रहता है ना, तो आदमी को प्रेशर रहता है थोड़ा, उसमें तैयारी हो जाता है। और ड्रॉप मारने के बाद सोचता भी बहुत टाइम बचा हुआ है, और गड़बड़ हो जाता है काम। मत माना ड्रॉप, कहीं ले लेना, नहीं हो तो प्राइवेट कॉलेज में ले लेना, पर ड्रॉप मत मारना। जो बहुत ही डिसिप्लिन बच्चे होते हैं ना, उनको अब थोड़ा बहुत से जिसका रह गया, उनको बोलते हैं बस ड्रॉप मारने के लिए, उनका फायदा हो जाता है। बाकी लोग ऐसे ऐसे, ज्यादातर तो दूसरी बार कम आ जाते हैं परसेंटेज। ऐसा सुना आपने। हाँ,
क्योंकि 11 एंड 12 में क्या होता है, थोड़ा सा बहुत स्कूल का भी पढ़ते रहते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह सीबीएसई का भी पढ़ते रहते हैं ना, तो वहां से भी थोड़ा जेई में भी हेल्प मिल जाता है। अब उस ड्रॉप मारने के बाद क्या होता है, सीबीएसई का तो बिल्कुल पढ़ेंगे ही नहीं, वो सिर्फ जेई का पढ़ेंगे वो, तो वो उतना नहीं हो पाता। समझा? इसी बार निकाल दो, जो निकालना है, जो करना है इसी बार करना दो, ठीक है। तो यूलर फॉर्म है ये, बहुत काम की चीज है यूलर फॉर्म। अच्छा ये बताओ, इफ z इक्वल टू r इंटू ई की पावर आई थीटा, देन z बार क्या होगा? हम्म? हम्म। भाविक को नहीं बता रहा है, कैसे होगा? साइन नेगेटिव हो जाएगा, माइनस थीटा यानी ई की पावर माइनस आई थीटा यानी आई माइनस थीटा हो गया, और जो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। तो उससे क्या होगा फिर? तो आई का जो वाई वाला वो होता है तो फिर वो नेगेटिव। आप बताओ। अगर z बार निकालेंगे तो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा, उसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा। आप बताओ। कोई मतलब थीटा वो ई की पावर आई थीटा है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो थीटा की जगह माइनस थीटा डाल देंगे तो वो आ जाएगा। यहाँ से देखो, कभी किसी का परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं आया उधर। जैसे आर पोलर फॉर्म में ले लेते हैं, पोलर फॉर्म में क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, तो जेड बार क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा और माइनस आई आर साइन थीटा। तो पोलर फॉर्म तो वही है ना, एक्स प्लस आई वाई ही तो है, ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू। यहाँ से जेड देखा जाए तो इसमें आर कॉमन ले लेते क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो आर इंटू पी की पावर आई थीटा हो गया। इसमें आर कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। इसको क्या बोलते हैं, ई की पावर, वहां पे लिखे ई की पावर माइनस आई थीटा बोलते हैं। ये रियल प्रूफ है, लिखो इसको, प्रूफ भी लिखो इसको। ऐसे तुक्का नहीं मारना, समझ रहे हो, रियल फील लेना है। समझ गए? क्या समझना है कि बेसिक हमें पता करना है और उसी से चीजें हमें निकालना सीखना पड़ेगा, यही है जी, और कुछ नहीं। फंडामेंटल को जानना है और उसको यूज करके चीजों को कनेक्ट करना है ना। तो अब देखो, हम लोग प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे ना, अब देखो Z1 इंटू Z2 का बार क्या प्रूव किया था, Z1 बार इंटू Z2 बार किया था ना। अब देखो ये आसानी से प्रूफ हो जाएगा, यूलर फॉर्म यूज करें तो Z1 क्या ले लो आप, R1 आई थीटा 1, इसका मॉडुलस अलग रहा होगा, आर्गुमेंट अलग इंटू Z2 R2 इंटू ई की पावर आई थीटा 2।
पहले इसको हाँ इसका होल बार है, तो R1 R2 ई की बार क्या हो जाएगा आई थीटा 2, फिर इसका बार है, तो R1 R2 ये क्या हो जाएगा फिर R1 R2 ऐसे ही रहेगा, और क्या होगा भाभी power minus I theta 1 plus theta 2. R1 R2 ऐसे क्यों रह गया? तो what to constant है इसकी इमेज का डिस्टेंस और इससे चाहिए एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इतना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से मान लो ऊपर बना रहा है, तो ये उतना नीचे बना दो नहीं, जैसे मान लो ऐसे पोलर फॉर्म में भी सोच, यूलर फॉर्म में सीधा सोच सकते, मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये थीटा है और ये आर है, तो ये क्या है आर इंटू ई की पावर आई थीटा, इसका कंजुगेट नीचे बनेगा, उसका आर्गुमेंट क्या आ जाएगा माइनस थीटा, और ये तो आर ही रहेगा, तो इसको यूलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे आर इंटू ई की पावर आई, यहाँ पे थीटा जो होता है आर्गुमेंट होता है, तो माइनस थीटा ऐसे भी सोच सकते हैं। तो ये इससे ही पढ़ सकते हैं, हाँ इसको लिख देंगे R1 ई की पावर माइनस आई थीटा 1 इंटू R2 इंटू ई की पावर माइनस आई थीटा 2, और ये क्या है भावित Z1 mod Z mod Z कैसे Z1 का फोकस हो आपका उतना अच्छा नहीं, इसको और इम्प्रूव करो, हो जाए इम्प्रूव कर दिया नहीं, समझा, एक तरह के भी इम्प्रूव कर दिया। अब देखो कितनी प्रॉपर्टी पढ़ा था वहां पे, properties of conjugate and modulus कंटिन्यू, कंटिन्यूड होता है कि कंटिन्यू होता है, हाँ भाई कंटिन्यूड, इंग्लिश में सीखूंगा मैं आप लोगों से कंटिन्यूड। अब देखो Z1 इंटू Z2 का मॉड क्या होगा जरा बताओ, you can use, there are three forms, you can use any suitable form that make it easy to prove. इसके बाद सोनाक्षी आई थी, उसको भी डांट दिए, तो उसी दिन जाके कंपटीशन करके कोई है, कंपटीशन का नाम सुना आपने, जैसे मैथन गो है ना, वो भी अच्छा है, उसकी रोज टेस्ट कर रही है, फुल टेस्ट, तो कभी उसने फिर भेजा है, और ये बोला आप तो एग्जाम ही है, टेस्ट लेके क्या करूंगा। उसने भी कल परसों में लिया टेस्ट, कौन सी कैसी so मेरे लिए रखी आपका नंबर मैंने दिया था उसको,
नहीं आए हैं मेरे पास बच्चे ना, एंड में भी आकर के रैंक लेके भाग गए। हाँ, वो एंड में आके भी भाग गए, सुधार लिया बहुत जल्दी, रैपिड इम्प्रूवमेंट। आए इसका आंसर क्या है बताओ? mod Z1 mod Z1 into mod Z2. Euler form will make it more easy, right? Let Z1 be what? R1 e की power I theta 1 and Z2 be R2 e की power I theta 2. So this is going to be R1 R2 and R1 R2 positive ही रहा होगा, you know, because modulus है. You can take out that from the mod. So you left with what? E की power I theta 1 plus theta 2. अब क्या होगा भाविक? आप बताओ। इसको लिख सकते हैं mod के अंदर cos theta 1 plus theta 2 plus I sin theta 1 plus sin, फिर वो उसका mod लेंगे तो cos square plus sin square 1। That's brilliant. ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है ये। तो इसका स्क्वायर प्लस आई का कोएफिशिएंट, देखो मैं यही चाहता हूँ दिमाग चलाओ, समझ रहे हो, तभी होगा जेई, सिर्फ सुनने से नहीं होगा। बस हो गया प्रूफ। और R1 है क्या? mod Z1 है, और R2 क्या है? mod Z2। हो गया प्रूफ। देखो इसलिए मैंने ये बोला क्योंकि वो x प्लस आई वाई से करके इनको करने में टाइम लगता था, यूलर फॉर्म से ज्यादा इजी हो गया। लिख लीजिए इसको। मिटा दो, समझ रहा है कुछ? नहीं देखो, मेरे समझाने के बाद समझ में आया तो वो बड़ी बात नहीं है, मुझे समझाने से पहले अगर समझ में आ गया ना आपको, वो बात बड़ी है। नहीं तब वैसे बच्चे जेई नहीं क्रैक करते हैं। ये बताओ क्या होगा? अच्छा इसमें एक और, इसका इन जनरल कर लेते हैं। इन जनरल Z1 Z2 and so on Zn, तो क्या हो जाएगा? Z1 mod Z2 mod and so on Zn, राइट? इसमें एक रिमार्क लिखते हैं, रिमार्क में नोट लिखते हैं। Z की पावर n का मॉड क्या होगा? मॉड Z की पावर, बहुत काम की प्रॉपर्टी है। कोई Z दिया है उसका पावर 3 है, Z क्यूब का मॉड निकालना है, उसका Z क्यूब निकालो आप, और फिर मॉड निकालो। लेकिन उसका मॉड निकालने के बाद क्यूब करना बहुत आसान हो जाता है। ओके, Z1 by Z2 मॉड आ गया आपसे? क्या है? mod Z1 mod Z1 by mod Z2 वही होगा R1 by R2 और e की पावर I थीटा 1 माइनस थीटा 2, फिर उसको हाँ 1 by Z2 का ना, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। हाँ वो भी कर सकते हैं, दैट्स मच बेटर, क्योंकि इसको भी हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, लिखिए। अच्छा पहले क्यों नहीं बताया आपने? काफी पढ़ा दिया है। आपका जो क्वेश्चन होगा थोड़ा ज्योमेट्री वाला पार्ट रहता है, वो अगली बार उसके क्वेश्चन करेंगे।
अभी आप पता कहाँ तक करोगे इसमें? आपको मैंने पढ़ा दिया है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा दिया है, मॉडुलस एंड कंजुगेट पढ़ा दिया है, 72 तक करके आना फिर ट्यूसडे तक खत्म करके आना। एनी हाउ हो सकता है कि सारे डाउट आ जाए, तभी मैं बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन सारा ट्राई करके आना सान्या जी, ठीक है? 72 के 72 क्वेश्चन ट्यूसडे तक। कल फंक्शन खत्म करके आना। आपने फंक्शन किया क्वेश्चन पूरा कंप्लीट? तो पूरा कंप्लीट करो, 20 घंटे पढ़ो, लेकिन पूरा करो ना, ठीक है? अगर वो cos थीटा प्लस sin थीटा का होल पावर हाँ हाँ, डिमॉर्गन्स लॉ बोलते हैं इसको, वो भी बता देता हूँ, कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में यूज हो सकता है। लिख लो ये और लास्ट, डिमॉर्गन्स लॉ, नो डिमाइवर्स थ्योरम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिमाइवर्स थ्योरम। ये बोलता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n। ऐसे आपको इसकी जरूरत नहीं है, यूलर फॉर्म मैंने आपको बता दिया, तो ये होगा cos n थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n क्या होता है बेटा? cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। कैन यू प्रूव इट? ये हो जाएगा। नहीं, इसको प्रूव करना पड़ेगा। अभी करो, प्रूव कर देना। समझ गए? ये नहीं भी बता तो कभी काम चल जाता, लेकिन पता हो गया तो ज्यादा अच्छी बात। यूलर फॉर्म में डील कर लेता बड़े आसानी से चीजों को। ये किसके बराबर है? e की पावर आई थीटा के बराबर है। अब ये एक्सपोनेंट के प्रॉपर्टी से e की पावर आई एन थीटा हो जाएगा। अब एंगल ये यूज कर लेंगे, फिर से यूलर फॉर्म यूज कर लेंगे, तो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। जाओगे कितने बजे से क्लास है? अच्छा ठीक है, चलो फिर आज के लिए नहीं रखते, ठीक है भाभी? दिमाग लगा, समझा? कहाँ दिमाग लगा? क्लास में। ये सीख पहले दिमाग लगाने का, जेई अपने आप होगा, समझा? हाँ, ओके निखिल, सी यू टुमारो। ओके, ओके, थैंक यू सर। वेलकम।